नमस्कार। आज जिस विशिष्ट शिक्षा शास्त्री के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं वह है जॉन ड्यूवी। जॉन डीवी, जिनका जन्म 1859 में और जो 1952 तक हमारे बीच रहे। वास्तव में शिक्षावादियों की बेहतरीन कंठमाला का अद्भुत मोती है जॉन ड्यूवी। विलियम जेम्स से विचारों का जो प्लावन हुआ, उससे प्रेरणा पाकर डीवी को जो दिशा मिली, उससे जॉन डीवी ने संसार को दिग्दर्शित किया। एक सामान्य से दुकानदार का यह बेटा कालांतर में सुप्रसिद्ध दार्शनिक के रूप में स्थापित हुआ। एक बहुत बड़ा भ्रम कुछ पुस्तकों में है, उसमें दिया हुआ है कि इनका जन्म स्थल न्यू इंग्लैंड स्थित वर्मांट है। तो इसको समझ करके ये मत समझ लीजिएगा कि ये इंग्लैंड में पैदा हुए, ये यूएसए यानी कि अमेरिका में पैदा हुए। और अमेरिका में न्यू इंग्लैंड जो है वो वहाँ के 50 राज्यों में से एक राज्य है और उसमें ये वर्मांट जो है जगह है। और ये न्यू इंग्लैंड जो है यूएसए के 50 राज्यों में से जो एक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 6वां राज्य है और कम आबादी वाले राज्यों में अगर गिना जाए तो उस हिसाब से दूसरा है। एक और इसकी विशेषता है कि ये क्षेत्र का इकलौता राज्य है जिसकी सीमा अटलांटिक महासागर को नहीं छूती। खैर, ये सारी बातें सामान्य रूप से उच्च शिक्षा में नहीं लिखी जाती और जो हमारे बीए, एमए, बीएड, एमएड और मानविकी के तमाम विषय और नेट आदि की तैयारी करते हैं, उसमें यह सब नहीं पूछा जाता इनकी जीवनी के बारे में। सीधे सीधे हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। ये रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं और कोई भी रचना पूछी जा सकती है। तो डीवी की रचनाएं कौन सी हैं, डीवी क्रिएशंस पर हम बात करते हैं। डीवी महोदय ने अपनी लगभग 92 ईयर की उम्र में, 92 साल की उम्र में लगभग 50 ग्रंथों की रचना की। इसमें से जो मुझे ज्ञात हो पाए हैं उन्हें मैंने यहाँ पर देने का प्रयास किया है। इसमें एक है इंटरेस्ट एंड एफर्ट एज रिलेटेड टू विल, ये 1896 में प्रकाशित हुआ। दूसरा है माई पेडागोजिक क्रीड, ये 1897 में। और एक और द स्कूल एंड सोसाइटी, बड़ा फेमस हुआ और ये 1899 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनका जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ वह है द चाइल्ड एंड द करिकुलम, ये 1902 में अस्तित्व में आया। इसके अलावा रिलेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन द एजुकेशन ऑफ टीचर्स, ये 1907 यानी कि 1907 में। 1907 में ही एक और पुस्तक इनकी आई जिसका नाम था द स्कूल एंड द चाइल्ड, और इसी वर्ष एक और प्रकाशित हुई मोर प्रिंसिपल्स इन एजुकेशन, बहुत ही अच्छी किताब है। और इसके बाद 1910 में जो इनकी रचना आई उसका नाम था हाउ वी थिंक। इसने भी हमें सोचने के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। एक और पुस्तक जो कि इसके बहुत समय बाद आई 1918 में, इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। और स्कूल ऑफ टुमारो, ये 1915 में, 1915 में। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये बड़ी फेमस हुई और भारत भी आई और भारत में बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा, ये 1916 में। एक और पुस्तक थी रिकंस्ट्रक्शन एंड नेचर इन फिलॉसफी, ये 1920 में। और ह्यूमन नेचर इन कंडक्ट, ये 1921 में प्रकाशित हुई। एक्सपेरिमेंट्स एंड नेचर 1925, एक्सपीरियंस एंड नेचर 1925 में, क्वेस्ट फॉर सर्टेनिटी 1929 में। ये बहुत ही फेमस पुस्तक रही और ये मैं समझता हूँ कि सभी शिक्षा शास्त्रियों को पढ़नी चाहिए। एक और पुस्तक थी सोर्सेस ऑफ ए साइंस एजुकेशन 1929, फिलॉसफी एंड सिविलाइजेशन 1931 और एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन, ये आई 1938 में। इसके बाद एक और पुस्तक आई जिसका नाम था एजुकेशन ऑफ टुडे, ये 1940 में प्रकाशित हुई। इसके बाद एक और पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ मैन और नोइंग एंड नोन नाम की ये पुस्तकें भी अस्तित्व में आई। इसका ईयर मैं ज्ञात नहीं कर पाया और इसे आप तलाश सकते हैं। इसके बाद आइए हम अब विचार करते हैं कि किसी भी दर्शन की जो जान हुआ करती है, हिंदुस्तान के हिसाब से जो उसकी विवेचना होती है वह मीमांसा में समझ में आती है। और अगर हम उस दर्शन की मीमांसा कर लें तो समझ लीजिए कि उसका आधार हमारी समझ में आ गया। तो आइए डीवी दर्शन की मीमांसा करते हैं, मीमांसाज ऑफ डीवीज फिलॉसफी।
इस दर्शन की मीमांसाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसके मूल में क्या है, किस आधार पर यह विस्तारित हुआ, इस चिंतन का दिशा निर्धारण कैसे हुआ, इसे खाद पानी कहाँ से मिला। सबसे पहले आइए हम विचार करते हैं इसकी तत्व मीमांसा पर, यानी कि मेटाफिजिक्स पर। विलियम जेम्स की वैचारिक पृष्ठभूमि को पुष्ट करने वाला यह खुले दिमाग वाला व्यक्तित्व आत्मा परमात्मा की व्याख्या से दूर रहकर भौतिकता पर अवलंबित रहा। बहुत से विचारक ये मानते हैं कि इन्होंने आत्मा परमात्मा जैसे कठिन विषय को इसलिए टच नहीं किया क्योंकि बहुत से विचारक इससे पहले इसी में उलझ करके रह गए थे और इसीलिए इन्होंने पूरी तरह से भौतिकता पर अवलंबन किया। इनका मानना था कि संसार अनवरत निर्माण की अवस्था में रहता है, यह लगातार परिवर्तनशील है, इसमें कोई सर्वकालिक सत्य या मूल्य हो ही नहीं सकता। निरंतर बदल रहे सत्य व मूल्यों हेतु प्रयोग किए जाते रहने चाहिए। इसीलिए डीवी की विचारधारा को प्रयोगवाद यानी कि एक्सपेरिमेंटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये मानव को सामाजिक प्राणी स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि वही तथ्य सही है जो मानव मात्र हेतु उपयोगी हो। एक तरह से ये चार्वाक का समर्थन करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं और वो जिस तरह से कहता है कि हमें घी अगर उधार लेकर के पीना पड़े तो पी जाए, क्योंकि भस्मीभूत होने पर तो वह हमसे किस तरह से वसूल सकता है। मानव को पूर्ण समर्थ मानते हुए कहते हैं कि अपनी समस्त समस्याओं को हल करने में वह समर्थ है, अपनी प्रगति का निमित्त वह स्वयं है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है और समझने लायक है कि अपनी प्रगति का निमित्त वह स्वयं है। विविध विषम परिस्थितियां झंझावातों से टकराने में जो मानव समर्थ, वह स्वयं अपनी उन्नति का निमित्त कारण है। इस उन्नति की कोई निर्धारित सीमा नहीं है, बहुत बड़ा आकाश है, आप कितनी भी उड़ान भर सकते हैं। इस तरह के विचारों का संपोषण करने के कारण ही इनकी विचारधारा को नैमित्तिकवाद यानी कि इंस्ट्रूमेंटलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब हम करते हैं इसकी ज्ञान और तर्क मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। डीवी का स्पष्ट मत है कि ज्ञान क्रिया अवलंबित होता है। पहले समस्या आती है, उसके समाधान हेतु मानव सक्रिय हो जाता है और फिर विविध जो समस्याएं हैं उनके समाधानों की परिकल्पना बनाता है, इन्हें प्रयोग की कसौटी पर कसता है। इस प्रकार सत्य को वह अंगीकृत करता है। इस प्रकार स्वहित और समाज हित हेतु सत्य स्थापन की तात्कालिक व्यवस्था जो होती है, इसके इन्होंने जो सोपान बताए, जो अभी हमने बात की है, उसमें पहली बात तो समस्या ही है। सबसे पहले समस्या आती है, उसके बाद फिर तत्व संबंधी विवेचना, फिर हम परिकल्पना बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं किस तरह से इसको करेंगे, फिर इसकी प्रायोगिक कसौटी पे इसे उतारते हैं। अगर ये खरा उतरती है तब फिर उससे जो कुछ निष्कर्ष निकल करके आता है उससे सत्य स्थापित होता है। और ये इन्होंने पूरा वर्णन इस तरह से किया कि ये क्रमिक इन एस्पेक्ट्स पर निर्भर करती है। अगली बात है आचार व मूल्य मीमांसा, एथिक्स एंड एक्सियोलॉजी। ये अध्यात्म या आध्यात्मिक मूल्यों पर तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मानव और मानव में कोई भेद नहीं मानते थे। आप ये समझिए कि भले ही इन्होंने अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इन्होंने मानव मानव में कोई भेद नहीं माना। अपने यहां तो इतना अधिक है भारत में कि एक कवि ने लिखा कि हमें अछूत बनाते हो हमारे होकर, मिला हमें यही इनाम तुम्हारे होकर, तुमने कुत्तों से बुरा समझा हमेशा हमको और हम जीते हैं इस पर भी तुम्हारे होकर। तो आप समझिए, जहां पर अध्यात्म को मानने वाले लोग हैं वहां पर इस तरह का दृष्टिकोण कितना घातक और कितना बुरा है। उसने कम से कम मानव मानव में कोई भेद तो स्वीकार नहीं किया। इनका विश्वास था कि प्रत्येक मानव को उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता अनुसार स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इनका मानना था कि पूर्व निर्धारित आदर्श न लादकर प्रत्येक को अपने लिए खुद आदर्श व सत्य का निर्धारण करना चाहिए। जिस आचरण व मूल्य से स्व विकास हो और समाज के विकास में बाधा न पहुंचे वही उचित है। यानी कि खुद का विकास कीजिए लेकिन समाज का भी विकास होना चाहिए। डीवी महोदय निश्चित रूप से अपनी सोच में बहुत ऊंचे थे और एक तरह से मानवतावाद का संपोषण भी करते थे। डीवी का शिक्षा दर्शन पर हम विचार करते हैं, डीवी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन।
आजाद भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हुए वे विकास क्रम में आध्यात्मिक विकास को भी शामिल करते हैं और मनुष्य के समग्र विकास हेतु यह आवश्यक भी समझते हैं। डीवी भी मानव जीवन की विशेषता विकास को स्वीकार करते हैं, लेकिन मानव के सामाजिक, शारीरिक व मानसिक विकास की बात प्रमुखता स्वीकार करते हैं और वो ये भी स्वीकार करते हैं कि विकास हेतु अनुकूलन की स्थिति प्राप्ति हेतु वह पर्यावरण को नियंत्रित करने का भी प्रयास करते हैं। और इसी आधार पर जो उन्होंने शिक्षा संबंधी परिभाषा दी उसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यक्ति में उन सब क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं की पूर्ति के योग्य बनाए। आप समझिए, शिक्षा का उन्होंने दायित्व का निर्धारण कर दिया कि वह उन सब क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं की पूर्ति के योग्य बनाता है। इसका अनुवादन, एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट एंड फुलफिल हिज पॉसिबिलिटीज। तो आप ये समझिए कि इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित कर दिया कि शिक्षा से क्या होना चाहिए। दूसरी बात ये मानते थे कि जो उद्देश्य हैं वह परिवर्तनशील हैं और परिवर्तनशील उद्देश्य में कोई उद्देश्य तात्कालिक नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बीएड करना चाहता है तो प्रारंभ में उसका उद्देश्य क्या होगा कि बीएड का एंट्रेंस का फॉर्म भरे, फिर उसका उद्देश्य होगा कि उस सेंटर पर जाकर के परीक्षा दे, फिर उसमें वो सफल हो जाता है तो फिर ये तय करना है कि किस विद्यालय में एडमिशन ले, फिर उसे एडमिशन लेने के बाद में उसमें अच्छे अंकों से पास हो, फिर वो सर्विस प्राप्त करे। तो आप देख रहे हैं कि समय समय पर उसके उद्देश्य बदलते जा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उद्देश्य जो है कैसे हैं, वो परिवर्तनशील हैं। तो डीवी के अनुसार शिक्षा का सदैव तात्कालिक उद्देश्य होता है और जहां तक क्रिया शिक्षाप्रद होगी उसी साम्य को प्राप्त होगी। यानी कि एजुकेशन हैज ऑल द टाइम एन इमीडिएट एंड, सो फॉर एज एक्टिविटी इज एजुकेटिव इट रीच दैट एंड। यानी कि यह हमें वहां तक पहुंचा देती है। दूसरे उद्देश्यों पर ही अगर हम बात करें तो इनके शिक्षा के उद्देश्यों में दूसरा है अनुभव सतत विकास प्रक्रिया। अनुभव जो है वह सतत विकास की एक जो हमारी प्रक्रिया है ये निरंतर चलती है और इसमें हम लगातार अनुभव प्राप्त करते हैं। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने में तत्संबंधी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, दिक्कत आती हैं, उनका सॉल्यूशन होता है। तो ये सारा का सारा अनुभव हमें प्राप्त होता है जब हम खुद को उस क्रिया में एंगेज करते हैं। अगला उद्देश्य शिक्षा के कहते हैं कि समायोजन क्षमता का विकास। समायोजन की क्षमता का विकास ये भी शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का उद्देश्य है कि वह व्यक्ति को इस लायक बनाए कि वो समायोजन कर सके। समायोजन व्यक्ति का ही नहीं, परिस्थितियों से भी समायोजन कर सके और उसके बाद फिर वह खुद को विजित कर सके, वह समाज के सामने एक आदर्श रख सके और समाज की प्रगति के लिए व्यवस्था तैयार कर सके कि हाँ इस तरह से समायोजन संभव है। डीवी महोदय ने खुद कहा कि शिक्षा की प्रक्रिया समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य होता है कि विकास की बढ़ती हुई क्षमता को प्रदान करना। कितना सरल परिभाषा है इनकी कि शिक्षा की प्रक्रिया समायोजन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य होता है विकास की बढ़ती हुई क्षमता को प्रदान करना। इसका अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो होगा द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट हुज एम एट ईच स्टेज इज टू प्रोवाइड इंक्रीजिंग कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। एक और उद्देश्य पर हम विचार करते हैं। इसके अलावा इन्होंने शिक्षा का जो उद्देश्य निर्धारित किया हुआ है लचीले मस्तिष्क का निर्माण, यानी कि लोचशीलता आए, बालक रिजिड ना हो जाए, कट्टर ना हो जाए। नहीं, ऐसा ही होता है भाई, हर समय ऐसा नहीं होता। और यही अध्यापकों से भी, आज के अध्यापकों से गलती होती है कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में जो स्टेप उन्होंने उठाए थे, जिस तरह सफल हुए थे, वैसे ही बच्चों को बताते हैं, जबकि स्थितियां तो बदल गई हैं।
समय बदल गया है, आज के हिसाब से अलग तरह से सोचना होगा, अलग तरह से उनका निदान होगा। तो लचीले मस्तिष्क का निर्माण करें जिससे कि वो विभिन्न परिस्थितियों में कार्य कर सके। यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। अगली बात कहते हैं सामाजिक समायोजन में निपुणता, ये होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य। और इसके लिए हमारे जितने भी मस्तिष्क हैं, जो भी अध्यापक हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, उन सबका उद्देश्य यही हो कि किस तरह से सामाजिक समायोजन ये बहुत अच्छी तरीके से कर सके। डीवी ने खुद कहा कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी को सुखी, नैतिक एवं कार्यकुशल बनाना है। आप समझिए कि उसके जो अपने शब्द थे उनको सुनने का प्रयास करें और ज्यादा स्पष्ट होगा। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प ग्रोइंग ऑफ हेल्पलेस young animal into a happy, moral and efficient human being। कितनी सुंदर शब्द भी कितने सुंदर है कि द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू हेल्प ग्रोइंग ऑफ हेल्पलेस यंग एनिमल इनटू ए हैप्पी, मॉरल एंड एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह से उसे कैसा बनाना है? सामाजिक समायोजन में निपुण बनाना है। अगली बात, अगला उद्देश्य क्या है जिसको कि बहुत ही अधिक महत्ता प्रदान करते थे और ये कहते थे कि लोकतंत्री व्यवस्था का विकास किया जाए। लोकतंत्र द बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा डीवी का खुद का भी मानना था। तो डीवी महोदय चाहते थे कि लोकतंत्र के विकास के लिए जो भी स्थितियां बने, जो भी गुण आवश्यक हो, जिस तरह के कार्यों को करने की आवश्यकता हो, वो सारे के सारे किए जाने चाहिए और इसमें अध्यापक प्रणेता बने और विद्यार्थी इसको करने वाला। अगली बात, अब तक जो कुछ भी हमने कहा है इसका डीवी ने जो कुछ भी विचार किया उसका शिक्षा के अंगों पर क्या इंपैक्ट आया, शिक्षा के अंगों पर क्या प्रभाव हुआ, आइए हम इस पर विचार कर लेते हैं। इंपैक्ट ऑफ डीवी ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। डीवी वह व्यक्तित्व था जो तत्कालीन व्यवस्था में यथार्थ के सन्निकट खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था। उसकी वाणी ऐसा ही उद्घोष करती थी, लोग उससे प्रभावित हो रहे थे। उसका जो दृष्टिकोण शिक्षा के विविध अंगों के प्रति था, यहाँ पर हम संक्षेप में उसको रखने का प्रयास करते हैं कि उसका दृष्टिकोण क्या रहा डीवी का। डीवी महोदय ये जो शिक्षा के 5 अंग हम मानते हैं, पाठ्यक्रम है, शिक्षण विधि है, अध्यापक है, विद्यार्थी है, अनुशासन है, इस संबंध में ही हम विचार करेंगे। वैसे उसके मन संबंधी विचार, उसके बहुत सारे विचार हैं, अगर सारे पर बात करना शुरू कर दिया जाए तो उसमें बहुत अधिक समय लगेगा। आप समझिए इसको अगर कायदे से विद्यालय में पढ़ाया जाए तो 1 महीना लगना चाहिए डीवी को पढ़ाने में, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको 1 घंटे में समेटने की, जिससे कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर हो जाए और आप समझ सकें कि ये क्या था। तो इन्होंने पाठ्यक्रम के संबंध में क्या कहा, सीधे सीधे हम उस पर विचार करते हैं कि ये सिलेबस के संदर्भ में क्या कहते हैं। तत्कालीन पाठ्यक्रम संबंधी विचारों से ये असंतुष्ट थे। इनका साफ मानना था कि मानव कल्याण हेतु पाठ्यक्रम कुछ सिद्धांतों पर अवलंबित होने चाहिए। कौन कौन से वो सिद्धांतों, आइए उन पर विचार कर लेते हैं। पहली बात ये कहते हैं रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि हो, जिस में वह रुचि रख रहा है, उसका अगर हम अध्यापन कार्य कराएंगे तो वो जल्दी अधिगमित होगा। इसलिए रुचि के सिद्धांत का ध्यान रखा जाए और पाठ्यक्रम को निर्माण करते हुए भी इस बात का ध्यान रखा जाए तो उसका लेवल क्या है, उसकी आयु क्या है, किस तरह का पाठ्यक्रम होना चाहिए जो उसके लिए रुचिकर होगा। अगली बात, बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, तो सबसे पहली बात तो हो गई रुचि और दूसरी हुई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे ही समझ लें कि रुचि का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत यानी कि जो कुछ हो हम किसके लिए बना रहे हैं, पाठ्यक्रम बना किसके लिए रहे हैं, विद्यार्थी के लिए बना रहे हैं ना, तो हम विद्यार्थी के हिसाब से बनाएं, उसमें अपना पांडित्य दिखाने का प्रयास न करें। वो लेवल, वो स्तर, उसके हिसाब से ही हम पाठ्यक्रम का सृजन करें। अगली बात, उसमें लोच होनी चाहिए, ये नहीं कि उसमें रिजिडता या कट्टरता सिखाई जाए। कट्टरता सिखा दिया मतलब शिक्षा का उद्देश्य खत्म हो गया। वही कहते हैं पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि लोच का सिद्धांत उसमें जरूर इस्तेमाल हो, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी का ध्यान रखा जाए। एक और बात, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिवेशन, सक्रियता का सिद्धांत। बच्चा खुद कुछ करे,
आप समझिए कि हमारे शरीर के जितने ज्यादा अंग इन्वॉल्व होंगे, अधिगम उतना अधिक सशक्त होगा। और डीवी महोदय उस समय इस बात को समझ गए और उन्होंने इसीलिए कहा कि बच्चा सक्रिय रहे। वो ऐसा नहीं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि जो क्लासेस की दीवारें हैं वो मुर्दे की आंखों के मानंद हमें घूरती रहती हैं, इस तरह की स्थिति नहीं बननी है। वो ये कह रहे हैं कि आप पाठ्यक्रम में ऐसी चीजें डालिए जिससे कि बच्चे की क्रियाशीलता भी शामिल हो और उसके बाद वह किसी परिणाम पर पहुंचे। अगली बात, सामाजिक व्यवहारिक अनुभवों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, कि वो खुद समाज के बीच में जाए, वहां पर अनुभव करे और यह उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा हो कि ये कार्य उसको करना है। बाद में जो उनके शिष्य ने प्रोजेक्ट मेथड इजाद किया था वह इसी आधार पर था कि वहां पर जाकर के उनके बीच में जाकर के डाटा कलेक्शन होना था, उस आधार पर सब कुछ तय होना था। तो और इसके बाद पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए अगला सिद्धांत बताते हैं, उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। आज हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक कार्यक्रम करते हैं, उसको बोलते हैं SUPW, सोशल यूटिलिटी प्रोडक्टिव वर्क। तो ये जो SUPW की धारणा है, ये लगता है कि इनके इस उपयोगिता के सिद्धांत से ही आज परिवर्तित रूप में हमारे सामने आई। तो उपयोगिता के सिद्धांत ये पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, वही चीजें उसमें शामिल की जाए जो उपयोगी हों। जो अनुपयोगी हों, जिसका कभी इस्तेमाल नहीं होना, उनका उसमें होना भी उचित नहीं, ऐसा ये स्वीकार करते थे। अगली बात, सानुबंधिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। ये कहते थे कि उसमें कुछ संबंध होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप जो हम बढ़ रहे हैं तो उनमें कोरिलेशन हो, पिछली क्लास से अगली क्लास का, अगली क्लास से उस ऊपर क्लास का, और इस सारे ज्ञान का उस कार्य से। जब इस तरह का होगा तभी पाठ्यक्रम अधिक उपयोगी बन सकेगा। तो ये इनकी पाठ्यक्रम के संबंध में बात थी। आइए अब विचार कर लेते हैं कि ये किस तरह की शिक्षण विधि चाहते थे, टीचिंग मेथड्स कैसा होना चाहिए। शिक्षण विधि के क्रियान्वयन के संबंध में इनका मानना है कि उचित सामाजिक वातावरण परमावश्यक है। बिना सामाजिक चेतना की जागृति और सक्रिय क्रियाशीलता के जो विधियां होंगी वह सम्यक आयाम ले ही नहीं पाएंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि समस्त शिक्षा व्यक्ति द्वारा जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। आप समझिए, लाइन छोटी सी है लेकिन इसके अर्थ गूढ़ हैं। समस्त शिक्षा व्यक्ति द्वारा जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से बढ़ती है। आप समझिए, सामाजिक चेतना में भाग लेने कह रहे हैं, और ये हिंदुस्तान के वोटिंग वाले सिस्टम की तरह से उसकी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि एजुकेशन प्रोसीड्स बाय द पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द रेस। आप समझ रहे हैं? तो ये एक बहुत ही कीमती बात इन्होंने कही। ये किसी भी पूर्व प्रतिपादित सिद्धांत अथवा ज्ञान को तब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह प्रयोग की कसौटी पर खरा न उतर जाए। ये प्रयोग को अच्छी शिक्षण विधि स्वीकार करते हैं क्योंकि इसमें अवलोकन आ जाता है, ऑब्जर्वेशन आ जाता है, क्रिया आ जाती है यानी कि एक्शन भी आ जाता है, और स्व अनुभव, खुद के एक्सपीरियंस, सेल्फ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, तर्क यानी कि रीजनिंग या लॉजिक भी आता है, और निर्णय यानी कि डिसीजन मेकिंग और परीक्षण सारा का सारा शामिल होता है। इसलिए प्रयोग जो है, प्रयोग विधि एक बहुत ही अच्छी विधि है इनके हिसाब से शिक्षण विधि। इसी वजह से इस सबको शामिल करते हुए उन्होंने कहा किसी वजह से करके सीखना और स्व अनुभव द्वारा सीखने पर सर्वाधिक बल देते हैं। इनसे प्रभावित होकर ही इनके शिष्य किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट मेथड का सृजन किया। शिक्षण विधि के संबंध में डीवी के ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और ध्यान रखने लायक हैं। इन्होंने कहा विधि का तात्पर्य पाठ्यक्रम की उस अवस्था से है जो उसको सर्वाधिक उपयोग के लिए व्यवस्थित करती है। विधि पाठ्यवस्तु के विरुद्ध नहीं होती, बल्कि वह तो वांछित परिणामों की ओर पाठ्यवस्तु का निर्देशन है। पाठ्यवस्तु निर्देशन इतनी महत्वपूर्ण, इतनी अच्छी परिभाषा है, एक बार पुनः समझ लें कि विधि का तात्पर्य पाठ्यक्रम की उस अवस्था से है जो उसको सर्वाधिक उपयोग के लिए व्यवस्थित करती है। विधि पाठ्यवस्तु के विरुद्ध नहीं होती, बल्कि वह तो वांछित परिणामों का पाठ्यवस्तु निर्देशन है। इसको आंग्ल भाषा में समझें
कि मेथड मीन्स दैट अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच मेक्स इट मोस्ट इफेक्टिव इन यूज. Method is not antithetical to subject matter. It is the effective direction of subject matter to desired results. तो जहां पर वो कह रहा है कि मेथड इज नॉट एंटीथेटिकल टू सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विधि पाठ्य वस्तु के विरुद्ध नहीं है. आप समझिए, कोई विधि है वो तो एक साधन मात्र है. उस साधन से हमें उस पाठ्यक्रम के उन उद्देश्यों को प्राप्त करना है. तो मेथड वो हो जिससे कि हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें. और इनका तो सारा सिद्धांत ही इस पर आधारित है, उपयोगिता पर, कि अगर वो उपयोगी है तो उचित है, उपयोगी नहीं है तो उचित नहीं है. आइए अब हम विचार करते हैं अध्यापक की स्थिति पर, शिक्षक पर. टीचर यद्यपि ये भौतिकता से ओतप्रोत थे, लेकिन गुरु के सम्मान को अपना पूर्ण समर्थन देते हैं और स्वीकार करते हैं कि वह समाज सुधारक, समाज सेवक, सम्यक सामाजिक वातावरण का निर्माता है और ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि है. आप समझिए कि वो खुद ईश्वरवादी नहीं है, खुद अध्यात्म के ऊपर बहुत जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वही प्रतिनिधि है. डीवी महोदय के अनुसार शिक्षक सदैव परमात्मा का सच्चा पैगंबर होता है. वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश कराने वाला होता है. इसका आंग्ल वर्जन, द टीचर इज ऑलवेज ए प्रॉफिट ऑफ ट्रू गॉड, ही लीड्स टू द किंगडम ऑफ गॉड. ये स्वीकार करते हैं कि अध्यापक अपने विद्यार्थी का पथ प्रदर्शक और मित्र होता है. इसी भावना के आधार पर जीएस पुरी कहते हैं कि शिक्षक बालक का मित्र तथा पथ प्रदर्शक है. वह अपने छात्रों को सूचनाएं या ज्ञान प्रदान नहीं करता, बल्कि वह उनके लिए ऐसी स्थिति या अवसरों को प्रदान करता है जो इन्हें सीखने में सहायता देती हैं. इन्वर्टेड कॉमा बंद कीजिए. यहाँ पर ये एक कोटेशन है और पुरी साहब ने बहुत अच्छा कहा कि वह जो क्या है, मित्र और पथ प्रदर्शक है. हमारे यहाँ यही दिक्कत है कि हम अगर मान लीजिए आदर्शवादी हैं या विशिष्ट अपने आप को स्वीकार करते हैं, तो विद्यार्थी को हम कम स्वतंत्रताएं देते हैं. अगर विद्यार्थी बैठे हुए हैं, हम यहाँ से अध्यापन कार्य कर रहे हैं, अगर वो कुछ खा पी भी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हमें तो बहुत ही कठिन अनुशासन चाहिए. वो कह रहे हैं नहीं, आप उसके मित्र हैं, पथ प्रदर्शक हैं, उस तरीके से अपने आप को सोच करके चलिए. ऐसा स्वीकार करते हैं डीवी महोदय. इसका आंग्ल वर्जन समझिए, द टीचर इज टू बी फ्रेंड एंड गाइड टू द चाइल्ड. He is not transmit any information or knowledge to his pupils, but he has only arranged the situation and opportunities which may enable them to learn. यानी सीखने के लिए जो दशाएं आवश्यक हैं उनको बनाने का कार्य करने वाला प्रमुख कारक कौन है? अध्यापक है. अध्यापक को यह समझना चाहिए कि वह मित्र है, वह पथ प्रदर्शक है. जिस तरह से अपने मित्र की समस्याओं का निदान करता है, उसी तरह से अपने विद्यार्थियों की समस्याओं का निदान भी उसके माध्यम से होना चाहिए. आइए अब हम विचार करते हैं विद्यार्थी की स्थिति पर, स्टूडेंट की स्थिति पर. वे विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा व्यवस्था के पक्षधर थे. इन्होंने अपनी शिक्षा की योजना में सब कुछ बाल केंद्रित रखा है. बच्चों की पूर्ण स्वतंत्रता व चयन की पूरी छूट देते हुए ही अपना आदर्श व मूल्य निर्धारण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं. बाल केंद्रित व्यवस्था व बाल केंद्रित पाठ्यक्रम इसी के उदाहरण हैं. जो हमें देखने को मिलता है सब कुछ इनको उसमें चाइल्ड सेंटर्ड. तो ये कह रहे हैं बच्चे की रुचि का ध्यान रखो, बच्चे के ऊपर फालतू का अनुशासन मत ला दो, बच्चे के साथ जबरदस्ती मत करो, अपने आदर्श उनको ढोने के लिए विवश मत करो. तो इसमें बुरा क्या है? बच्चे का गाइडेंस करो, पथ प्रदर्शन करो, जो आवश्यक स्थितियां हैं वो बनाओ, लेकिन अपनी बात उस पर मत डालो कि यही सत्य है, अंतिम सत्य हो गया. तो ऐसा विद्यार्थी चाहते हैं. विद्यार्थी भी ये महसूस करे कि जो हमारे साथ हैं ये हमारे गाइड हैं, ये हमें दिशा देने वाले हैं, ये हमारे सच्चे मित्र हैं, ये वो भी महसूस करे. आइए अब हम विचार करते हैं अनुशासन पर. डीवी महोदय के हिसाब से अनुशासन क्या है? ये शिक्षा को कैसा बनाना चाहते हैं? समाजोन्मुखी.
ये शिक्षा को समाजोन्मुखी बनाकर चारित्रिक दृढ़ नागरिक का निर्माण करना चाहते हैं। ये बालक के सहयोग द्वारा उसमें आज्ञा पालन, अनुशासन, विनम्रता आदि गुणों का विकास करना चाहते हैं। प्रजातंत्र की सुदृढ़ता हेतु सहयोग, आत्मनिर्भरता के पदचिन्ह बनाकर अनुशासन स्थापन का कार्य होना चाहिए, ऐसा ये स्वीकार करते हैं। तो ये शिक्षा के जो 5 अंग थे उन पर इनके विचार थे। आइए अब हम विचार कर लेते हैं डीवी के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं पर। फीचर्स ऑफ डीवीज एजुकेशनल फिलॉसफी, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके क्या गुण हैं, इसकी क्या मेरिट है, इसका क्या महत्व है, इन सारे हेड्स के लिए हम इन्हीं बातों को शामिल करेंगे जो इसकी विशेषता है। तो पहली बात तो ये कि ये साध्य के ऊपर साधन की महत्ता को स्वीकार करते हैं। ये कहते थे कि हमें किसी भी तरह से उसको प्राप्त कर लेना है, इसलिए साधन महत्वपूर्ण है। साधन ऐसा हो जो कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो। अगर वो सहायक नहीं है तो कोई उपयोगी नहीं है, फिर वो किस काम का, फिर तो हम किसी और साधन को तलाश करें। तो हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में जो मदद करता है वही साधन है, बाकी साधन नहीं। ऐसी बात स्वीकार कहते थे, ये इसकी क्वालिटी है। दूसरी बात, ये मानते थे कि सत्य परिवर्तनशील है। इसको हम सब देख रहे हैं कि जो उद्देश्य एक समय विशेष के होते हैं वो उद्देश्य उससे आगे के नहीं होते। जो सत्य आज के लिए होता है वो सत्य कल के लिए नहीं होता। तो सत्य में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और ये कहते हैं कि इसीलिए कोई निश्चित उद्देश्य नहीं हो सकते शिक्षा के, तात्कालिक उद्देश्य हो सकते हैं। अगली बात, ये कहते हैं कि कर्म प्रधान है और चिंतन द्वितीय है। आप समझिए, आदर्शवाद का ठीक उल्टा। आदर्शवाद में कह रहे थे कि विचार पहले, ये कह रहे हैं नहीं, विचार सेकेंडरी है। हमें जो कुछ करना है वो हमने देखा, फिर हमने उस पर अपनी हाइपोथेसिस बनाई, फिर हमने उस पर काम किया, सफल हुए तो सही है, नहीं तो फिर दूसरे तरीके से किया और अंततः हम उसमें सफल होते हैं। ऐसा ये मानते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कर्म प्रमुख है और विचार वगैरह ये बाद की बातें। विचार तो बाद में कर रहे हैं, हमें ये करना है, ये करना है, कैसे करना है, इसके संबंध में क्या हाइपोथेटिकल विचार आ रहे हैं हमारे मस्तिष्क में, किस किस तरीके से करना है, क्या करना है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये कह रहे हैं कि कर्म प्रधान है और चिंतन द्वितीय है। एक और बात, नेक्स्ट, समस्या। समस्या को ये एक अलग तरीके से लेते हैं। ये कहते हैं कि जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को निपटाने के लिए, उसके समाधान के लिए हम पहले परिकल्पना बनाएंगे, फिर जो क्या क्रिया करें उस क्रिया का निर्धारण करेंगे। उस क्रिया को निर्धारण करने के बाद फिर हम उस ओर बढ़ेंगे। हमें अगर किस तरह की चेंज की आवश्यकता होगी वो करेंगे, फिर हम उसको प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा और सारी व्यवस्था को काम ये करना है कि वो समाज में स्थापित होने के लिए समस्या को सुलझाने में सहायक बन जाए, सारी व्यवस्था ऐसी। और इसके बाद जो इसकी एक विशेषता है, बहुत बड़ी विशेषता, जिसे हम कहते हैं योजना पद्धति, यही इसमें जो आया था, प्लानिंग। और उस तरह से फिर उसी तरह की हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पनाएं, उसके हिसाब से फिर क्रिया का निर्धारण, और इस तरह से फिर आगे बढ़ते हुए सारे जो विज्ञान के प्रयोग संबंधी स्टेप हैं सारे के सारे आ जाते हैं। और इनकी योजना पद्धति जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व रहता है, बच्चे के बहुत सारे अंग इन्वॉल्व रहते हैं और इससे अधिगम जो है बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है। इस तरह से जो वो सीखता है वो कभी भूलता नहीं। अगर मान लीजिए हम ये बच्चों से कहते हैं बच्चे आपको वर्कशॉप करानी है, ये रही प्रॉब्लम, इसके जो है आप अलग अलग हिस्से कर लीजिए, अलग अलग ग्रुप को बांट दीजिए, उस पर उन्हें काम करने दीजिए और इस पर डाटा कलेक्शन में होना है तो आप बच्चे वहां से ले आए और उसके बाद उस पर निर्णय। तो बच्चे जब ये सारा कार्य करेंगे तो उनके समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगी कि वर्कशॉप होती कैसे और है क्या। तो ये योजना पद्धति पर बहुत अधिक बल देते हैं। अगली बात ये कहते हैं कि एक विशेषता है इनकी कि प्रजातंत्र सर्वश्रेष्ठ, इसी में ही व्यक्ति सबसे अधिक स्वतंत्र रह सकता है, इसी में उसके अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए प्रजातंत्र सबसे अच्छा है, ऐसा ये स्वीकार करते हैं। और ये इनकी एक विशेषता, इनकी एक क्वालिटी,
एक महत्व या मेरिट कही जाएगी। अगली बात कि यह कह रहे हैं कि आपकी असफलता के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। जिस तरह से आज के विचारक कहते हैं कि गरीबी में पैदा होना यह बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर रहे हैं इसका मतलब आपने कुछ किया नहीं। तो आपको बढ़ना है, आगे बढ़ करके काम करना है, आपको स्वयं को निमित्त बनाना है। आप निमित्त साधन हो, और आप जब कार्य करते हो, आप जब प्रॉब्लम से लड़ने भिड़ने का साहस उत्पन्न करते हो, आप जब झंझावातों में टकराते हो, तब फिर मार्ग अपने आप बन जाता है। और वो जो मार्ग बनता है उस मार्ग पर उसके पदचिन्हों पर चलने वाले आने दो, आप अपनी सफलता अर्जित कर लेते हो और आप ही उसके निमित्त कारण है। और इस तरह से ये नैमित्तिकवाद जो है यह इनकी एक विशेषता है। अगली बात, प्रयोग पर बल। प्रयोग पर बल ये एक तरह से वैज्ञानिक पद्धति का शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण है। जिस तरह से उसके विभिन्न स्टेप्स होते हैं, इसमें भी तमाम स्टेप्स के माध्यम से हम उद्देश्य तक, हम उस लक्ष्य तक पहुंचते हैं और उसमें हम प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी वजह से इसको हम एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहते हैं और नैमित्तिकवाद को इंस्ट्रूमेंटलिज्म भी कहते हैं। अब एक और इनकी विशेषता है, वो ये कह रहे हैं कि आगमन प्रमुख है और निगमन द्वितीयक है। बहुत सारे विचारकों ने इनका इस बात पर विरोध भी किया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जो श्रेष्ठ है इस दृष्टि से श्रेष्ठ है, उपयोगिता के हिसाब से श्रेष्ठ है, और जो प्राप्त करने के हिसाब से श्रेष्ठ है वह आगमन है। इसलिए आगमन को इन्होंने प्रमुख माना और निगमन को सेकेंडरी। अब एक और विशेषता इनकी कि प्रयोजनहीन कला व्यर्थ। जो कहते हैं ना, कला कला के लिए, ज्ञान ज्ञान के लिए, बोले सब फालतू चीज। ये कह रहे थे कि जो विकलांगता होती है, जो कमी होती है, उसको पूर्ण करने की हमारी इच्छा होती है, उस आधार पर हम चीजों को बनाते हैं, वह हम सृजन करते हैं। तो कला को इन्होंने कुछ अलग ही ढंग से देखा, और कला को इस ढंग से देखने पर ही इन्होंने ये कहा कि जो प्रयोजनहीन कला है वह व्यर्थ है। अगर उससे कुछ उपयोगी है, किसी काम में आ जा रही है, तो वो अच्छी है, और बाकी इन्होंने इसको व्यर्थ माना। अगली बात, धर्म संबंधी धारणा। अध्यात्म पर ये दूर दूर ही रहे और ये इतना अधिक कार्य कर पाए, अपनी इतनी उम्र में 50 पुस्तकों का सृजन कर पाए, विभिन्न विद्यालयों में जाकर के स्पीचेस दे पाए, और उस समय की समस्याओं को निदान करने के लिए एक तरह से डायग्नोस्टिक व्यवस्था दे पाए। उसके पीछे एक कॉज ये रहा कि ये इस तरह के विवाद में नहीं पड़े, और इस तरह के विवाद में न पड़ना, ये धर्म से थोड़ी सी दूरी बना करके चलना, ये इनकी विशेषता में स्वीकार किया जाता है। अब तक ये हमने देखा कि इसकी क्या मेरिट्स हैं, क्या इसके लाभ है, क्या महत्व है, क्या विशेषताएं हैं, इस पर हमने चर्चा की। आइए अब विचार करते हैं कि डीवी के शिक्षा दर्शन की सीमाएं क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ डीवीज एजुकेशनल फिलॉसफी। हम पहली बात कि साधन को प्रमुख मानना उचित नहीं। ये कह रहे साधन जो है वही मेन है, और साध्य जिसे प्राप्त करना है वो कुछ भी हो। महात्मा गांधी ने कहा कि घृणा घृणा से नहीं मरेगी, बल प्रयोग पशु साधन निर्दय, हिंसा पर निर्मित भू संस्कृति मानवीय होगी न मुझे। तो हिंसा से अगर आप उसको दबा रहे हो तो ऐसी स्थिति में संस्कृति नहीं बचेगी। हम तो अहिंसा की स्थापना करना चाहते हैं, तो हिंसा का प्रयोग क्यों करें। इसीलिए यहां पर जो है इनका साधन को प्रमुख मानना, इसे किसी भी लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। अगली बात, विचार द्वितीयक, ये कैसे संभव। ये एक और कमी है कि इन्होंने विचार को सेकेंडरी कहा। तो कोई भी कार्य करेंगे तो उस पर विचार मंथन नहीं करेंगे। अगर हम लकड़ी के तख्ते ले आए तो उससे कुर्सी बनाना है, मेज बनाना है, क्या करना हम पहले सोचेंगे नहीं, तो कैसे बना सकते हैं। तो जरा इस पर भी थोड़ी लोच रखनी चाहिए थी कि विचार को द्वितीय कहना यह संभव नहीं है, ये गलत लगता है। अगली बात, समस्त सत्य स्थापन की प्रायोगिक जांच संभव नहीं। सारे के सारे सत्य स्थापना के लिए आप पहले शुरू करोगे, एक से गिनती शुरू होगी हर बार, तो मानव का विकास ही रुक जाएगा।
आवश्यकता इस बात की है कि जो सत्य तलाशा किया जा चुका है और जो अब तक स्थापित सत्य है उसको सत्य स्वीकार करें। अगर हर बार हम प्रारंभ से शुरू करेंगे तब तो हमारे विकास की गति ही रुक जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। अगली बात, कला संबंधी विचार व्यावहारिक। जो इन्होंने कहा कि विकलांगता की वजह से, कमी की वजह से कला का सृजन होता है और जो चीज हमारे जीवन में नहीं होती उसकी वजह से कला का सृजन होता है, उसकी वजह से इस तरह की कविताएं, इस तरह की गजल, इस तरह के चित्र अस्तित्व में आते हैं, यह अपने आप में बहुत अव्यावहारिक है। अगर हम ये कहें कि जो ताजमहल बना हुआ है, जो काशी का मंदिर है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको देखने से तो हमें आज भी आनंद मिलता। अब आनंद को कैसे चेक करोगे? बनाया कब का है? कब का है कोणार्क का सूर्य मंदिर? आज भी उसे देखो तो असीम आनंद की अनुभूति होती है कि किस तरह सीधे सीधे सूर्य से साक्षात्कार हो रहा है और सूर्य अभिषेक कर रहा है। तो ये कहना इनका कला संबंधी जो विचार हैं तो वो कम से कम भारतीय दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं। दूसरी बात, धर्म के प्रति संकुचित दृष्टिकोण। इन्होंने जो धर्म से बिल्कुल पीछा छुड़ा लिया और उससे दूर रह करके जो कार्य किया, जो केवल भौतिकता पर अवलंबित था, उसे किसी भी हिसाब से उचित नहीं कहा जा सकता। एक बार यक्ष ने पूछा महाभारत में युधिष्ठिर से कि क्या है धर्म का पथ? तो उन्होंने कहा, महाजनो येन गतः स पंथः। महापुरुष जिस पथ पर चलते हैं वही धर्म पथ है। तो अब ये उस धर्म पथ से हमको हटा देना चाह रहे हैं। तो धर्म के प्रति जो इनका नजरिया है वो बहुत अच्छा नहीं है। ये इसकी एक बहुत बड़ी सीमा। अगली बात, ये कहते हैं कि आगमन ही द बेस्ट है। भाई, आगमन और निगमन दोनों से ही तो सत्य का स्थापन होना है। तो जब दोनों सत्य स्थापन करते हैं तो आगमन को श्रेष्ठ और निगमन को बेकार कैसे कह सकते हो? आगमन और निगमन दोनों को ही स्थान देना होगा। अगली बात, सत्य परिवर्तनशील। अगर हम इनकी इस बात को स्वीकार कर लें तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाएंगी। फिर हम क्यों पाठ्यक्रम निर्धारण करेंगे? क्योंकि वो तो बदल जाएगा सत्य, और बदल जाएगा तो पाठ्यक्रम निश्चित कैसे हो सकता है? हम अपने उद्देश्य कैसे बनाएंगे? हम अपने एम्स के आधार पर मेहनत ही नहीं करेंगे, कोई प्लानिंग ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बदल जाएगा। तो सत्य की परिवर्तनशीलता संबंधी जो विचार है वह भी भ्रामक है। परिवर्तन को सत्य मानने पर लक्ष्य निर्धारण संभव नहीं। आज जो हम तमाम सेवाओं में जाते हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अरे नहीं, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। आज सिविल सर्विस का ये पाठ्यक्रम है, कल दूसरा होगा, जब हम एग्जाम देने जाएंगे तब तो बदल जाएगा। इस तरह की स्थितियां नहीं होती और वो दीर्घकाल में चेंजेज होते हैं। तो हम उस समय तक अपने आप को तैयार कर लेते हैं। तो हर चीज में परिवर्तन को सत्य मानने पर तो लक्ष्य का निर्धारण ही संभव नहीं हो पाएगा। हमारे बहुत सारे बालक विद्यार्थी सुबह सुबह दौड़ते हैं, फोर्स में स्थान पाने के लिए अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं। वो ये मान लें कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना, उस समय नहीं पूछा जाएगा, बदल जाएगा। तो ये चीजें जो हैं ये भ्रामक हैं और परिवर्तन को सत्य मानने पर लक्ष्य का निर्धारण संभव नहीं है। अगली बात, एक जो इनकी पद्धति है जिसे हम कहते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड, जो किलपैट्रिक वाली थी, जैसे योजना पद्धति कहते हैं, योजना पद्धति बहुत खर्चीली है और अगर हम हिंदुस्तान में सारे बच्चों को ऊपर व्यवस्था करेंगे तो वो खर्चा तो महाविद्यालय नहीं उठा पाएगा, वो संस्थाएं नहीं उठा पाएंगी। तो योजना पद्धति का इस तरह से प्रयोग में लाना हो सकता है विकसित देशों के लिए ठीक ठाक हो, लेकिन अर्ध विकसित देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए तो ये एक बहुत ही महंगी पद्धति साबित होगी। तो इन्होंने, डीवी महोदय ने बहुत सारा कार्य किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डीवी महोदय ने कुछ नहीं किया। हम अब तक का सारा जो विवेचन है उससे स्पष्ट होता है कि तत्कालीन रूढ़िवादी समाज को प्रगतिशील बनाने में उसका अपूर्व योगदान है। उसने भौतिकता की लब्धि को ध्यान में रखकर शिक्षा को नया आयाम प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन धर्म के प्रति उसका दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता। सत्य के निर्धारण में उसकी सोच पर आज के परिप्रेक्ष्य में पुनः विचार मंथन इतना आवश्यक है कि इसके बिना भटकाव की स्थिति आ जाएगी। सत्य निरंतर परिवर्तनशील मानने के कारण
इन सिद्धांतों में भी परिवर्तन आना है। अगर मान लीजिए हम ये कहें कि सत्य हमेशा परिवर्तित होता रहेगा, तो डीवी के सिद्धांत, डीवी की बातें भी तो परिवर्तित हो जाएंगी। फिर हम क्यों माने इनकी व्यवस्था को? फिर तो प्रयोजनवाद ध्वस्त हो जाएगा। आप समझिए, ये उन्हीं की बात है कि सत्य परिवर्तित होगा। परिवर्तित होगा तो इनके सिद्धांत कैसे स्थिर रह जाएंगे? वो भी परिवर्तित हो जाएंगे। और जब वो परिवर्तित होना उनका निश्चित है, तब फिर उनको स्वीकार करने की कोई तुक नहीं बनती। कुल मिलाकर के डीवी महोदय ने उस काल का, उस समय का प्रतिनिधित्व किया। और जो इतना लंबा इनका जीवन काल है, 92 वर्ष का, एक साधारण दुकानदार के बेटे ने इस स्थिति को प्राप्त किया कि सारी दुनिया उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन कुछ बातें काल के हिसाब से उचित नहीं हैं, और कुछ बातें भारतीय परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं हैं। और कुल मिलाकर के ऐसा लगता है ये अपना कार्य अधूरा छोड़ करके चले गए। इस पर अभी बहुत काम होना था। और ये जो डीवी महोदय इतने महत्वपूर्ण हैं कि ये बी एजुकेशन में भी हैं, एमए एजुकेशन में भी हैं, बीएड में भी हैं, एमएड में भी हैं, और नेट में भी पूछे जाते हैं। और जो ह्यूमैनिटीज़ हैं, जो मानविकी विषय हैं, उसमें भी इनका अध्ययन होता है। तो डीवी महोदय हैं तो बहुत महत्वपूर्ण, पाठ्यक्रम परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो कुछ भी मैंने कहा है, अगर इसे आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।